सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी को नया वलवला अता करने वाले शहीद आज़ादी बुरहान मुजफ्फर वानी को याद करने का दिन है, जिसने उस उम्र में भारतीय बर्बरियत से टकराने का फैसला किया जब नौजवान खेल कूद को तरजीह देते हैं। 2016 में जब कश्मीर के इस बहादुर सपूत ने शहादत का ताज सर पर सजाया तो उम्र सिर्फ 22 साल थी। बुरहान मुजफ्फर वानी वो नौजवान था जिसकी शहादत लाखों भारतीय दरिंदा सिख फौजियों पर भारी है, जिसके खौफ में मुब्तला भारत ने आज के दिन भी कश्मीर में कर्फ्यू लगाकर कश्मीरियों को इससे इजहार अकीदत पेश करने से रोकने की कोशिश की, लेकिन मोहब्बतों के चरागों की रोशनी जुल्म और जबर के अंधेरों से कब रुकती है। आज दुनिया कश्मीर के इस बहादुर बेटे को सलाम अकीदत पेश कर रही है। अब पता चला कि टीम भी इस शहीद आज़ादी को सलाम पेश करती है। सवाल कश्मीर की आज़ादी का है कि अब तक ये जन्नत नज़ीर खित्ता भारतीय तसल्लुत से आज़ादी क्यों नहीं हासिल कर सका। इसका एक जवाब तो आलमी मुंसिफों की आंखों पर बंधी बेज़मीरी और मफादात की पट्टी है, तो दूसरा हमारे अपने रहनुमाओं की जफाकशी भी है। आज मुस्लिम लीग की नायब सदर मरियम नवाज आज़ाद कश्मीर में थी, जहां मोहतरमा ने अपना पूरा शजरा बताकर खुद को कश्मीरी साबित करने की भरपूर कोशिश की। मकसद इलेक्शन था और हदफ़े तनकीद हुकूमत। जुबान पर गर्दान जारी थी तो नवाज शरीफ के नाम की, लेकिन मजाल है कि उन्होंने कश्मीर के शहीदों के लिए कुछ लबकुशाई की हो, शहीद बुरहान मुजफ्फर वानी की बरसी पर सलाम पेश किया हो। इस जलसे में किसी ने उनसे ये नहीं पूछा कि आप खुद को कश्मीरी तो कह रही हैं, आप ये बताना पसंद करेंगी कि आपके वालिद मोहतरम ने बगैर किसी वीज़े के कश्मीरियों पर जुल्म तोड़ने वाले मोदी को अपने घर कैसे बुला लिया था। मैं आपको बता देता हूं कि कोई जवाब नहीं होगा। सितम यही है कि हमारा ओढ़ना बिछोना सियासत बन गया है, फिर बेहतरी की उम्मीद कहां से आए। लेकिन एक उम्मीद अब जागी है। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पाकिस्तान की पहली माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बाइक की तकरीब से खिताब उम्मीद की किरण दिखाई देता है। जहां वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि इनकी नजर सियासत पर नहीं मुस्तकबिल पर है, इसलिए पहली बार पाकिस्तान तवील मुद्दती मनसूबाबंदी का आगाज कर रहा है। आलूदगी को खत्म करने के लिए, माहौल को बेहतर बनाने के लिए, कर्ज की मैं से जान छुड़ाने के लिए और अपने पांव पर खड़ा होने और अपने मसाइल खुद हल करने के लिए काम शुरू है। वज़ीर-ए-आज़म के ये दावे कितने हकीकी हैं, आज सबसे पहले प्रोग्राम में इसी से आगाज़ करते हैं। असद खरल बाबर डोगर मेरे साथ है। असद खरल साहब, ये जो वज़ीर-ए-आज़म ने आज बातें की हैं कि जी जब आप इलेक्शन के लिए कोई प्लानिंग करते हैं तो फिर इलेक्शन ही मद्देनज़र होते हैं और कभी आप आगे का देखते ही नहीं, तो ये जिस तरह से माहौलियात की बात हो रही है, कम से कम जंगलात का हम ये नहीं कह सकते कि 5 साल का मंसूबा है, इसी तरह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अगर बात हो रही है और दुनिया भी इस चीज़ को सराह रही है, तो आप समझते हैं कि वाकई इमरान खान की नज़र मुस्तकबिल की तरफ है। देखिए, एक लीडर और पॉलिटिशियन में यही बेसिक फ़र्क होता है। जो सियासतदान होता है वो इंतखाबात को देखता है और जो लीडर होता है वो आने वाली नस्लों को देखता है। वो लीडर का विजन और पॉलिटिशियन के विजन के में ये फ़र्क होता है। इमरान खान साहब के जितने भी मनसूबे हैं, ज़्यादातर वो मनसूबे हैं जो कोई 10 साल मनसूबा है, कोई 15 साल मनसूबा है, लेकिन उससे पहले जो हमारे माजी के हुक्मरान आप देखें, उनके मनसूबे 2 साल के, 2.5 साल के, यानी शॉर्ट टर्म मनसूबे थे। इमरान खान साहब ने शॉर्ट टर्म भी शुरू किए हुए हैं, मीडियम और लॉन्ग टर्म मनसूबे भी हैं। जिस तरह डैम्स हैं, बहुत सारे ऐसे मनसूबे हैं इमरान खान साहब के कि उस मनसूबों को अभी से उनको पता है कि ये इन 5 सालों में मुकम्मल ही नहीं हो सकते, लेकिन उसके बावजूद बहुत खतीर रकम उनके लिए मुख्तस की गई है। लेकिन माजी में आपने देखा होगा कि जिस तरह ऑरेंज ट्रेन बनानी है जनाब, हमने मेट्रो ये बस बनानी है, ये बकायदा शहबाज शरीफ साहब ओपन कहते थे, वो कह रहे थे ये हमारा इलेक्शन है, हम दिखाएंगे, जो दिखता है वो बिकता है। हालांकि दुनिया में मेरा ख्याल है पाकिस्तान अब तो हम आगे बहुत चले गए हैं। आज से 200 साल पहले भी ज़ेरे ज़मीन ही हमेशा जो ट्रेन चलती हैं, ज़मीन के ऊपर ट्रेन चलती है, आपने कहीं नहीं देखी होगी। ये सिर्फ पाकिस्तान में, ये लाहौर में आप देखेंगे। यानी इस तरह की इसमें नुकसान बहुत सारे हैं। यानी जहाँ पे आपने वो गुजारी है, एक तो ये है कि नीचे सड़क जो है वो तंग हो गई है, ऑलरेडी ट्रैफिक का जो जिस तरह हजूम है, और उस ट्रेन में कोई करोड़ों लोग तो सफ़र कर नहीं सकते। ज़ाहिर बात है अगर 2-2.5 लाख मैक्सिमम सफ़र लोग कर सकते हैं, तो ज़्यादातर जो ट्रांसपोर्ट चलती है सड़कों पे, उसकी वजह से जितनी वो लाइन बनी हुई है उसके नीचे सड़क तो तंग हो गई है।
तो अब ये मामला, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को कहा लोगों ने, इंजीनियर ने, कि जनाब वो तो नीचे से गुजरती है, तो उनका नीचे देखेगा कौन। तो मामला ये है, हालांकि इससे पैसे भी ज़्यादा लगे हैं, सारा चीज़ें हैं, इस पर नुकसानात और बहुत सारे अंदेशे हैं, खर्चे हैं, कल को अल्लाह ना करे कोई मिसहैप हो सकता है, इतना ज़्यादा लॉस में है, तो लॉस में भी है, सब कुछ है। अब मामला ये है कि इमरान खान साहब जो है, इससे पहले अगर किसी ने मनसूबे बनाए हैं तो वो आप देखें जितने भी डैम बने हैं वो अयूब खान के दौर में बने थे, वो बड़े बड़े मनसूबे उन्होंने भी लॉन्ग टर्म मनसूबे बनाए थे। और आज भी अगर हम बिजली, अगर पाकिस्तान खुद कफील है और हाइडल में थोड़ा बहुत अगर काम हुआ है तो उन मनसूबों की बुनियाद पर है। उसके बाद किसी हुक्मरान ने, आप देख लें, अयूब खान के बाद कोई ऐसा हुक्मरान नहीं जिसने हाइडल के ऊपर कोई काम किया हो। IVPs आई हैं, ठीक है, तोहफा में मिला है, मुशर्रफ यानी शौकत अजीज के दौर में मिला, पीपल्स पार्टी के दौर में मिला, फिर नवाज शरीफ साहब के दौर में मिला, ये मनसूबे में मिले। और जो जिस तरीके से हमारे पाकिस्तान की, हमारी रगों से जिस तरह पैसे आप देख लें, उनको हम अरबों, कई हज़ार अरब उनको दे चुके हैं, फिर भी उनका हर महीने सर्कुलर डेट जो है हर 4-6 महीने बाद पता चलता है ये 800 अरब हो गया है, 700 अरब हो गया है। पैसे लेने के अलावा ये सर्कुलर डेट की मैं बात कर रहा हूँ। तो मामला ये है कि ये जो अभी इलेक्ट्रिक बाइक की जो बात कर रहे हैं, देखिए अब दुनिया आगे जा रही है, और जिस तरह क्लीन एंड ग्रीन जो पाकिस्तान का मनसूबा है, बिलियन ट्री का मनसूबा है, ये बेसिकली ये सियासी मनसूबे नहीं है, ये इलेक्शन के मनसूबे नहीं है, ये है विजनरी। और पाकिस्तान का जो एक लीडरशिप जो होती है, ये आने वाली नस्लों के लिए मनसूबे हैं। इनका जो कहते हैं ना, लगाता कोई और खाता कोई है पौधा, उसका फल जो है, तो अब ये है, इसका फल तो आने वाली नस्लों ने खाना है। हम जिस माहौल में, जिस तरह जो सूरत हाल बन गई, और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब ने ये भी कहा है कि हम जो शहरों के मास्टर प्लान है उसके अंदर भी हम देख रहे हैं, उनका जो अंग्रेज़ के दौर में जो सब्ज़े जंगलात थे वो तो हमने बेच खाए हैं, वो तो काट दिए, बेच दिए हमने। अब जो दरख्त उगाने की जो बड़ी एक 10 बिलियन ट्री जो मनसूबा इन्होंने बनाया है और दरख्त लगाए जा रहे हैं, ये क्लाइमेट चेंज के हवाले से देखें, सैलाबों को रोकते हैं, क्लाइमेट आपका जो दर्जा हरारत है उसके अंदर आप देख लें। अब रशिया में आप देखें कहाँ पे 150-200 साल पुराना जो 34-35 पे पहुँच गए, 1901 में गालबन आया, तो उसके बाद 1800 में आया था जो टेम्परेचर, तो वहाँ पे इस तरह दर्जा हरारत बढ़ रहा है, पूरी दुनिया में ये दर्जा हरारत बढ़ रहा है। तो ये आने वाली नस्लों के लिए ये एक पेशबंदी हो रही है, और इसके लिए हालांकि ये इलेक्शन के ऊपर शायद इसका असर ना हो। अच्छा, बाकी क्या बाबर साहब, क्या आज भी ये है, आम आदमी जो है वो इन चीज़ों को नहीं देखता? जंगलात लग रहे हैं, कोई शहर में तो लगेंगे नहीं, कहीं दूर जाकर लगेंगे, दरख्त लग रहे हैं, किसने देखने हैं? और इसी तरह से ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी आ रही है, वो तो लोगों को तो गाड़ी चाहिए, काम आदमी को, उससे क्या फ़र्क पड़ा है, धुआं दे रही है नहीं दे रही? तो ये चीज़ें क्या आपको लगता है फ़र्क पड़ रहा है ये इलेक्शन में? वाकई इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस तरह की पॉलिसी से? जो इमरान खान फ्यूचर की बात करें, उनके पास तो अब 1.5 साल तो रह गए। उसामा साहब, इमरान खान साहब ने जिस तरह से शहरों के मास्टर प्लान तैयार किए जा रहे हैं, उन्होंने ये बात की कि ना हम मास्टर प्लान तैयार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बदकिस्मती से पिछले दौर में ग्रीन एरिया कम हो रहा था, शहर बेतरतीब फैले जा रहे थे। देखें, प्राइम मिनिस्टर तकरीर तो बड़ी अच्छी करते हैं, लेकिन असल इशू ये है कि क्या जो वो बातें कर रहे हैं, उनकी ब्यूरोक्रेसी, उनके जो अपने वज़रा है, क्या उस पर अमल दरामद कर रहे हैं? मैं मिसाल देता हूँ लाहौर की। लाहौर का 3 साल का ऑडिट कर लें, ये जो 3 साल PTI के हैं उसका ऑडिट कर लें। एक तरफ आपने रहायशी मनसूबों के प्रोजेक्ट शुरू कर दिए हैं। लाहौर में इन 3 सालों में कितना ग्रीन एरिया जो था उसको रेजिडेंशियल एरिया डिक्लेयर किया गया, या कितनी इलीगल हाउसिंग सोसाइटी जो है वो ग्रीन एरिया पर बनी है, तो उसको ऑडिट तो करवाएं। पता चलेगा कि यहाँ पर लाहौर का ग्रीन एरिया पिछले 3 साल में जितना तेजी से खत्म हुआ है, शायद पिछले 50 साल में इतनी तेजी से खत्म हुआ है। मैंने खुद देखे हैं। नहीं तो सर, फिर आप ये बात जो करें कि हम शहरों के प्लान तैयार कर रहे हैं, कौन सा प्लान तैयार किया जा रहा है? मैं तो इनकी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। गवर्नमेंट लाहौर का जो सब्जा खत्म किया गया। साहब, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी इसलिए बनाई कि एक नया शहर इस तरह बात किया जाए, नई पॉलिसी आ रही है, इजाजत दी गई कि बिल्डिंग अब जो है ऊपर की तरफ ज्यादा आप ले जा सकते हैं, इसीलिए उसका फैलाव इस तरह से कम हो जाए। जिनका माजी में हो गया उसका क्या करें? साहब, आप स्पोक्समैन नहीं है, एक मिनट नहीं, मैं वैसे आपको अदालतों में केस किया। मैं आपको बताता हूँ। जी, मुझे एक बात बताएं, आपने कहा जी कि ये रावी अर्बन डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। चले, आप मेरे साथ गाड़ी में, आप इसी शहर में रहते हैं, क्या आपको नजर नहीं आ रहा कि जो रेजिडेंशियल एरिया है वो रायवेंड से भी आगे चला गया है, इधर बॉर्डर एरिया तक चला गया है। लाहौर का सारा ग्रीन एरिया जो वो तो खत्म होता जा रहा है। क्या मास्टर प्लान है? कौन सी हाई राइजिंग बिल्डिंग जो है वो अभी तक बनी है? मुझे भी दिखा दें, मैं भी देखना चाहता हूँ।
मैं देखता हूँ कि यहाँ पर हज़ारों के हिसाब से इलीगल सोसाइटीज़ बन रही हैं। यहाँ पे LDA धड़ाधड़ LDA सो रहा है, लोग यहाँ पर अंधाधुंध पैसे खा रहे हैं सारे ब्यूरोक्रेट्स। पता करें DG LDA से कितनी लाहौर में इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो बगैर NOC के बन रही हैं, और सारा ग्रीन एरिया जो खाया जा रहा है, सारा वो एरिया जहाँ पर काश्तकारी होनी चाहिए थी वहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है। मुझे तो लाहौर में अब ग्रीन एरिया नजर ही नहीं आ रहा। तो इमरान खान साहब कौन से शहरों की प्लानिंग की बात कर रहे हैं? क्या लाहौर शहर की प्लानिंग है? वो चीफ मिनिस्टर पंजाब से पूछें, DG LDA से पूछें, चीफ सेक्रेटरी से पूछें। भाई इन लोगों से पूछा जाए कि जनाब लाहौर का 3 साल का ऑडिट करके दें, लाहौर में कितना ग्रीन एरिया रह गया है, जब ये गवर्नमेंट आई थी उस वक्त कितना ग्रीन एरिया था, कितनी नई हाउसिंग सोसाइटीज बनी हैं, क्या उन्होंने लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी की हैं, क्या उनके पास NOCs हैं? तो समझ साहब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। खान साहब ऊपर हमें शहरों की प्लानिंग बता रहे हैं, नीचे ब्यूरोक्रेसी धड़ाधड़ माल बना रही है और ग्रीन एरिया खत्म कर रही है। ये एक एस्पेक्ट हो गया जो वो कह रहे हैं कि जी चीन इस तरह आगे गया है कि उसने अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाई हैं, बरामदात बढ़ाई हैं, दरामदात कम है, यानी कमाई ज़्यादा कर रहे हैं, खर्चा कम कर रहे हैं। हमने भी उस तरफ जाना है, माजी में शॉर्टकट लिए कि जी कर्ज ले लो और गुजारा करो, ख़त्म। इस तरफ भी आपको लग रहा है, आपको लगता है नहीं ये भी सिर्फ एक तकरीरी एक मवाद था, एक तकरीरी दावा था, इस तरफ नहीं सोचा जा रहा कि हम अपनी को एक्सपोर्ट बढ़ाएं, हम अपनी को इंडस्ट्री की तरफ लेकर जाएं, ये जिस तरह से इंडस्ट्रियल जोन बन रहे हैं, या आप समझते हैं ये भी नाकाफ़ी है, ये भी सिर्फ तकरीर है, इलेक्ट्रिक पॉलिसी? समझ देखें, ये चीज़ें अभी मटेरियलाइज होनी है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। आपकी 22 अरब रुपए की एक्सपोर्ट है और आपकी 55 अरब रुपए की इम्पोर्ट है, और ये जो डिस्पैरिटी इससे पता चलता है कि आप कितनी की एक्सपोर्ट आपकी बड़ी है और क्या कुछ आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब मसला ये है कि ये जो बजट आया, अगर इसकी एग्जीक्यूशन हो, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात तो की जाती है, अगर उसको इंश्योर किया जाए और उसके बाद नए यंग लोगों को काम करने दिया जाए, उनको कर्जे दिए जाएँ। चाइना में सबसे आसान चीज़ बताऊँ क्या है? 3 टेक्निकल लोग मिलते हैं, बैंक से कर्ज लेते हैं और बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। ये चाइना में लोकल लोगों के लिए कर्जा लेना बहुत ही आसान है। यहाँ पर कर्जा लेना दुनिया का सबसे बड़ा और मुश्किल काम है। इस चीज़ को फाइनेंस मिनिस्टर खुद माने हैं, और यहाँ तक माने हैं कि लाहौर, कराची, फैसलाबाद, ये 3-4 बड़े शहरों के अलावा बाकी शहरों में तो बैंक कर्जा देते ही नहीं है। तो मसला ये है कि अगर आप अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आपको नई नई चीजें लानी पड़ेंगी। पढ़ रहा था कि मुझे बताया एक्सपोर्ट का आप बैंक्स को, क्योंकि वो जो उन्होंने घरों के लिए कर्ज देने थे, वो जो 5% कम से कम उन्होंने देने हैं घरों के लिए, वो नहीं पूरे हो रहे, तो उसके लिए बैंक्स को जुर्माना हो सकता है। कि निजाम तो बनाया है, अब उस पर शायद थोड़ा अरसा लगे। सर मेरा तो मुद्दा ये है कि बात तकरीरें तो दीवारों पे भी बड़ी अच्छी लिखी होती हैं, किताबें बड़ी बड़ी ज़बरदस्त वहाँ पर तहरीर मौजूद हैं। बात यह कि तहरीर से तो मसला हल नहीं होता, मसला हल होता है डंडा पकड़ के इम्प्लीमेंटेशन करवाने से, एग्जीक्यूशन करवाने से। उसमें मुझे ये गवर्नमेंट कमज़ोर लगती है। खान साहब बड़ी अच्छी तकरीरें करते हैं, लेकिन उनके जो मिनिस्टर्स हैं, उनकी जो ब्यूरोक्रेसी है, उनके जो सूबों के चीफ मिनिस्टर्स हैं, वो शायद उनकी तकरीरें इतने शौक से नहीं सुनते जो मुझे लग रहा है। अच्छा चलें, अब बाबर साहब का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है और वो अपनी देख ले, ग्राउंड रियलिटीज देख ले। मसला ये तकरीर तो ठीक है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी उससे डिफरेंट है। उसामा साहब बिल्कुल सही है सर, लेकिन कुछ बेहतरी जरूर है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बेहतरी आई, उसमें भी ब्यूरोक्रेट कौन सी नई चीजें आ गई मार्केट में सर? यानी आपका जो पहले पीरियड होता था, मीटर लगाना है, आपको NOCs मिलने हैं, वो थोड़े कम किए हैं। तो खेरा साहब मेरा ख्याल है उन्होंने शायद उनको भी सेरा जाता है। बहरहाल बाबर साहब का ख्याल है कि ये अभी बहुत ज़्यादा बेहतरी गुंजाइश है। ये मैं इतना एग्री करता हूँ बाबर डोगर साहब से कि बेहतरी की अभी बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा जी, अब चूँकि इस वक्त सियासत में सबसे ज़्यादा फोकस है आज़ाद कश्मीर इलेक्शंस का, ये तो हो गई लॉन्ग टर्म प्लानिंग। इमरान खान साहब कह रहे हैं जी लॉन्ग टर्म देखना है, मुस्तकबिल की तरफ देख रहे हैं, लेकिन अभी है 25 जुलाई। तमाम बड़ी जमातों की नज़र इस वक्त है 25 जुलाई पर, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन पर। डू और डाई सिचुएशन है, लेकिन सब गुत्थम गुत्था नज़र आ रहे हैं। नून लीग विद इन पार्टी उसमें इख्तलाफात हैं, और बिलावल ने एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया। उन्होंने तो कहा, एक राज की बात बता दी है कि जी शहबाज शरीफ साहब जो पैर पकड़ने की बात कर रहे हैं, पाँव पकड़ने की, वो असल में यह है कि जी इक़्तिदार हमें दे दो, वो जो आर पार करना था। तो ये सबसे ज़्यादा सख्त तनकीद असद खरल साहब बिलावल भुट्टो ने नून लीग पर क्यों की कि शाहिद खान अब्बासी ने उससे भी आगे बढ़कर कहा कि फजूल बातें हैं और ये बेहुदा बातें हैं, इनका तो मैं जवाब भी नहीं देना पसंद करता जो बिलावल कह रहे हैं। तो वो शाहिद खान अब्बासी जिस पर बड़े गुस्से में आ गए।
वो कह रहे हैं बिलावल की घटिया बातों का जवाब देना नहीं चाहता। मामला ये है उसामा साहब, आपको इनकी जब भी इनका ज़ाती मफाद है, अब चूँकि इनका मसला ये समझते हैं कि एक दूसरे को गालियाँ निकालेंगे तो वोट लोग हमें देंगे, क्योंकि वहाँ पे इंतखाबी मुहिम है और इंतखाबी मुहिम में यही होता है। पीपल्स पार्टी और नून लीग जब तक एक दूसरे को गालियां नहीं निकालेंगे उस वक्त तक लोग जो है वो एक पैदा एक मोमेंटम नहीं बनता। नहीं लेकिन और जो हाँ खलील साहब आपकी बात दुरुस्त है। एक तो ये कि चलें आज़ाद कश्मीर में नून लीग की चूँकि हुकूमत है, अब आज़ाद कश्मीर नून लीग की हुकूमत थी तो मेन टारगेट तो आप हुकूमत को ही करते हैं, लेकिन ये तो गिलगित बल्तिस्तान में भी था, वहाँ तो मरियम और बिलावल मिला करते थे। ठीक है कि इकट्ठे जलसे नहीं किए, मगर वहाँ फिर भी काफ़ी बेहतर माहौल देखा था। ये आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में क्या हो गया है? अब हालांकि सूरत हाल ज़्यादा फर्क नहीं है। कश्मीर के इलेक्शन से बहुत पहले ही आपको पता है इनके रास्ते जुदा हो चुके हैं, इनकी राहें जुदा हो चुकी हैं। अब बिलावल और जरदारी जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब के साथ अलाइनमेंट उनकी है, मरीम साहिबा से या नवाज शरीफ साहब से या उनके जो चेहते हैं शाहिद खाका नबासी साहब, उनके साथ उनकी कोई बात आपकी सही, मगर वो टारगेट जो है ना वो शहबाज शरीफ के जुमले को कह रहे हैं कि पाँव पकड़ रहे हैं आपके, जी हमें इख्तियार मुझे दे दो, मैं पाँव पकड़ने को तैयार हूं। मामला चूंकि आज़ाद कश्मीर में है इंतखाबी मुहिम, जब इंतखाबी मुहिम होती है तो जारी बात है दो पार्टियां और तीसरी पार्टी है पीटीआई, तो जब तक एक दूसरे को वो बातें नहीं करेंगे, अब नून लीग को वो सपोर्ट करके या आपस में मिलके इत्तेहादी बन के तो वहाँ पे कंपेन नहीं की जा सकती। या तो ना कि वहाँ पे कोई सीट एडजस्टमेंट हो या कोई मुश्तरका को प्लेटफॉर्म हो, फिर तो बात है। अब जाहिर बात है वो नून लीग को गालियाँ निकालेंगे, पीटीआई को गालियाँ निकालेंगी, पीटीआई नून लीग और पीपल्स पार्टी को गालियाँ निकालेगी। ये एक कल्चर हमारे यहाँ है इस तरह का। दूसरा मुझे बताएं कि जो मैंने कहा था आपको कि शहबाज शरीफ साहब तो मरियम साहबा के साथ मिलकर कंपेन नहीं चलाएंगे, तो वो बात हुई आपके सामने है, वो आज खबरें यही छप रही हैं। कल आपने भी जो खबरें दी थी, बाबर डोगर साहब ने जो खबर दी थी मरीम औरंगजेब के हवाले से खास तौर पर शेड्यूल की, आज हर तरफ वही खबर है। अच्छा, अब दूसरी मामला ये है कि मुझे बताएं कि जो मरियम साहबा ने अभी से ढिंडोरा शुरू कर दिया पीटना कि जनाब हमारा इलेक्शन चुराया जा रहा है, हमारा इलेक्शन चुरा लिया जाएगा, हम शायद दस्तूर पे जाके धरना दे देंगे, हमारा जीता हुआ इलेक्शन हारा जा रहा है, ये चुराया जा रहा है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि अभी से उनको क्यों ये खौफ ज़्यादा। फिर वो कह रहे हैं कि मांगे तांगे के बंदे हैं जी, हमारे दो बंदे ले लिए, एक बंदा वो उन्होंने कहा जी उनको हमने टिकट नहीं दिया, फिर भी वो खड़े हैं तो हमारे साथ है लोग और वो कश्मीर के। मुझे तो ये समझ नहीं आई कि आज उन्होंने कहा जी मेरे और मेरे वालिद और वालदा की रगों में कश्मीरी का खून दौड़ रहा है। कश्मीरी ये कहाँ से आ गए भाई? मुझे ये सब शजरा ही उन्होंने बदल लिया है। मतलब कोई कैलबरी फाउंड कभी बना लेते हैं, कभी कोई, यानी इस हद तक तो जा सकते। कौन सा मशहूर है? मैं इनका घर देख के आया, भारत के सूबा मशरकी पंजाब जाती उम्र है, इनका कश्मीर में कोई बावजूद दिखा दे कि ये बाग से आए हैं, मुजफ्फराबाद से, श्रीनगर से, मतलब कहाँ पे ये कहाँ से इनका बताया नहीं, लेकिन शायद कोई इनका आगा पीछा होगा ना, ये बता दे अपना दादा परदादा कोई बता दें कि वो कश्मीर से उनका किसी तरह भी तल्लक होगा। सारी दुनिया को पता है कि ये सुबह मशरकी पंजाब से आए हैं और उसके बाद जाती उम्रा वहां पर इलाका जाती उम्रा वहां पे इलाका है, ना ये श्रीनगर से कोई माइग्रेट करके आए, ना कोई ये आज़ाद कश्मीर से या मुजफ्फराबाद से या किसी भी उनके शहर से, या इनका कोई आबाव इजाद का कोई एक बंदा बता दे जो कश्मीर से रहता हो, को पिछले इनकी को अजीज़ो अकारब को किसी हवाले से लिंक हो, कोई बात मतलब इस हद तक आप अपनी मर्जी से जो मर्जी शहरे बदल रहे, वो तो अजीब ही बात है कि ये नहीं साथ तक आप अपना शजरा ही बदल लेते हैं। मुसलमान लोग कह जी जहां भी हो, सारे सूबे भी हमारे हैं, बाकी सारे पाकिस्तानी हमें गुलदस्ता है कि वो भी हमारे भाई हैं। तो ये मतलब सिंधी, पंजाबी, बलोची, पठान, अफगान जो भी है हम भाई हैं आपस में। और ये जो लिसानियत और जात बरादरी कौमियत, ये मेरा ख्याल है ये लीडर जो है वो इन सतह पे नहीं जाता, ये इस सतह पे आप को नहीं जाना चाहिए। अच्छा ये बताएं बाबर डोगर साहब, आपने जो कल खबर दी थी, आज तो हर तरफ उसी खबर का चर्चा है। आपने जिस तरह बताया था व्हाट्सएप ग्रुप में, जनाब पहले आया मरियम औरंगजेब का मैसेज, फिर वो डिलीट किया गया, दूसरा आया शहबाज शरीफ उस पर नाराज़ थे, वो सब बातें बिल्कुल एक एक जुमला आपने जो बोला था, मेरा ख्याल है वो रिकॉर्डिंग निकाल के दिखानी चाहिए। मेरे सामने वो लिखा हुआ मौजूद है कि जी हर तरफ अब वो छप रही है बात। तो ये अब बात कहाँ जाकर रुकेगी? ये जो शहबाज शरीफ साहब अब यानी स्टेज भी नहीं इकट्ठे मरियम के साथ शेयर करना चाह रहे, इतना ज़्यादा इख्तलाफ हो गया। उसामा साहब, शहबाज शरीफ कश्मीर की ये जो कैंपेन थी इसको खुद लीड करना चाहते थे और उनका ख्याल था कि वो कश्मीर में बीइंग PMLN के सदर के तौर पर वो एक अपना नैरेटिव देंगे और वो अपना नैरेटिव जो है उसको बिल्ड करेंगे।
जो कि वो नरेटिव जो उनका अपना है, मगर अदारों को गालियाँ देना, अदारों को बुला भला करना, इस तरह का नरेटिव नहीं, बल्कि एक मुसलत पसंदी का जो नरेटिव था वो देना चाह रहे थे। ठीक है। लेकिन मरियम ने ये ज़िद लगाई कि कश्मीर की कैंपेन वो खुद चलाएंगी, और अल्टीमेटली नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को 4 फ़ोन करके उसको इस चीज़ पे मनाया कि मरियम तुम्हारे साथ कैंपेन चलाएगी। अब मरियम ने तो अपनी कैंपेन स्टार्ट कर दी है। शहबाज शरीफ जो है वो अब इस तरह से वो कैंपेन नहीं चलाना चाहते, वो चाहते थे कि वो खुद लीड की तरह, जिस तरह से बिलावल भुट्टो लीड कर रहे हैं। लेकिन लग रहा है कि शहबाज शरीफ के मुझे चांसेस कम लग रहे हैं, वो शदीद नाराज़ हैं इस चीज़ पे, और वो शायद नाराज़गी में कश्मीर ना जाए। हो सकता है कि एंड टाइम पे फैसला बदल लिया जाए, पार्टी का प्रेशर आ जाए, नवाज शरीफ का प्रेशर आ जाए कि तुम भी जाओ, अदरवाइज मुझे मुश्किल लग रहा है। लेकिन एक चीज़ उसामा साहब मैं और करना चाहता हूँ, मरियम कश्मीर में है, वो कश्मीर के हवाले से जो तकारीर हो रही हैं, मैंने बिलावल भुट्टो की तकरीरें सुनी, मैंने मरियम की तकरीरें सुनी, मुझे ये जानना चाहिए चाहता हूँ मैं ये कि ये इनके अपने द्वार में जो जब पीओ पार्टी की गवर्नमेंट थी, उसके बाद नून लीग की गवर्नमेंट थी, इन्होंने कश्मीर के लिए क्या किया। मेरा मतलब है कि पिछले 5 साल PMLN की गवर्नमेंट थी, उसमें नवाज शरीफ के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ। वो इनके बच्चों की शादियों पे आए, ये उनको उनकी जो ओथ टेकिंग सेरेमनी थी उसमें चले गए, उसके बाद बेतहाशा इनकी मुलाकातें हुई। अल्टीमेटली कश्मीर के हवाले से क्या डेवलपमेंट हुई, ये इनको कौम को बताना चाहिए कि क्या कश्मीर जितनी भी मुलाकातें हुई। मुझे इतना पता है कि सबसे पहले जो रशिया में जो एक पहली मीटिंग हुई, जिसमें नवाज शरीफ और मोदी, ये दूसरी या उनकी तीसरी मुलाकात थी रशिया में, तो रशिया कॉन्फ्रेंस थी उसमें, तो वहाँ पर इन जो इनकी आपस में डिस्कशन हुई, उसका एक अलामिया जारी हुआ। उस अलामिया में 10 रुकनी अलामिया था, उसमें कश्मीर का जिक्र नहीं था। सर ये तो नून लीग तो अपनी कोशिश करती रही, शादी पर भी बुलाया, कुलभूषण का नाम भी नहीं लिया, वहाँ पर सेरेमनी में मोदी की गए, जिस तरह आप बता रहे हैं, तो ये तो नून लीग की है। नवाज शरीफ की तो कोशिश थी कि चले मोदी को किस तरह से इस चीज़ पर लाया जाए, वो पहले खुश हो कि हम कोई एतराज़ नहीं कर रहे, कोई एक टेबल पर आके, लेकिन आगे से जवाब मोदी ने नहीं दिया, कोई उन्होंने उम्मीदों पर मेरा तो सवाल ये, क्या करें? यही उम्मीद इमरान खान ने भी लगाई थी मोदी से कि आएगा इलेक्शन, चलो जीत जाएगा, उसके बाद मसला हल करेगा, ये शायद कर ले, क्योंकि ये एक इंतहा पसंद जमात है तो इसको शायद इतराज़ नहीं करेंगे, ये एक्सट्रीमिस्ट है। लेकिन वो उम्मीदों वो तो बिल्कुल ही उलट चला जाता है। इमरान खान की सूरत हाल डिफरेंट थी। अच्छा। इमरान खान की, और इमरान खान ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मोदी उससे डायलॉग करेगा, लेकिन मोदी ने उससे डायलॉग नहीं किए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से डायलॉग नहीं किए, बल्कि उसने 370 का स्टेप ले लिया और उसने एक फैसला कर लिया। लेकिन नवाज शरीफ और मोदी तो एक अच्छे टर्म में थे, वो कश्मीर पे बात हो सकती थी। मैं हैरान हूँ कि अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर मिलते हैं और अच्छे माहौल में मिलते हैं, तो कश्मीर के अलावा कौन सी ऐसी चीज़ है वो जो डिस्कस करते होंगे। मेरा ख्याल है पहले वो मईशत बेहतर करना चाह रहे थे, सज्जन जिंदल के साथ मिलकर उसको मरी ले जाके, पहले वो चाह रहे थे कि माशी तौर पर हमारे इंटरेस्ट एक हो और उसके बाद फिर आगे हो। लेकिन वो ये तो वो एजेंडा है उसामा साहब, जो भारत का एजेंडा है। भारत कहता है कि पहले तिजारत फिर कश्मीर। न्यूज़ अपडेट्स है जी, और न्यूज़ अपडेट्स के बाद बात करेंगे जी, नए एडमिनिस्ट्रेटर कराची आ रहे हैं, क्या कराची की सुनी गई है, कराची के मसाइल हल हो जाएंगे? ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, सबसे ज़्यादा आबादी, कराची वालों बहुत बहुत आपको मुबारक हो। नया एडमिनिस्ट्रेटर कराची आ रहा है, नाम ज़ेरे गौर हैं। सबसे ज़्यादा बात हो रही है मुर्तज़ा वहाब की, नौजवान हैं और बड़ा ज़बरदस्त कर देंगे। और ख़ास तौर पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अब ये देखा है कि नहीं, जो कहा जाता था पीपल्स पार्टी की तरफ से नहीं से बहुत अच्छा है कराची, तो अब उन्होंने रियलाइज़ किया है नहीं, कराची के बड़े मसाइल हैं। क्योंकि आपने देख लिया हाल ही में दुनिया में जो रिपोर्ट आई, और बड़ी शर्मिंदगी से, बड़े दुखी दिल के साथ मुझे उस बारे में बात करनी पड़ी अपने प्रोग्राम में कि जनाब बदतरीन शहरों में रहने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए जो बदतरीन शहरों की लिस्ट आई, उसमें कराची का नाम था। तो बड़ा दिल दुखा कि पाकिस्तान का कोई भी खिता हो, हर जगह से हमें प्यार है, लेकिन इस तरह के नहीं होना चाहिए था काम। बहरहाल अब तो ठान ली है पीपल्स पार्टी ने। असद खलल साहब, आपका कराची बड़ा आना जाना होता है, डिपार्टमेंट्स को आप देखते हैं, आपने बड़े बड़े वहाँ के स्कैंडल्स जो हैं वो सामने लेकर आए, जिस पर नोटिस भी हुए।
अब आप खुश होंगे यकीनन कि देखें, पहली चीज़ होती है रियलाइजेशन। कोई बीमारी है, आप माने कि हम बीमार हैं, ये बीमारी है, उसके बाद इलाज शुरू हो सकता है, उसकी तशखीस होगी, तो अब वो एक बड़ा वाइब्रेंट आदमी लेकर आए हैं। जिस तरह उन्होंने पहले कायम अली शाह साहब होते थे तो वो वज़ीर आला थे, मुराद अली शाह। एक शहर के हवाले से ओनरशिप एक लेने की बात है, अब उनको रियलाइजेशन अगर हो गई है 13 साल बाद कि शहर की ओनरशिप जो है कराची को ठीक होना चाहिए, कराची को बदलना चाहिए, KMC जो है उसको बदलना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेटर। अब मसला पता है क्या है, इससे पहले जो मेयर थे, आपको पता है बल्दियाती इख्तियार ना पंजाब में बदकिस्मती से दिए जा रहे हैं, इमरान खान साहब भी बड़ी बड़के मर लगाते थे, ना ही सिंध में दिए गए। मेयर जो है रौला डाल डूल के वो चला गया, लेकिन उसको इख्तियार नहीं दिए गए, ना फंड दिए गए ना इख्तियार दिए गए। तो यही मामला ये है कि पीपल्स पार्टी का अगर मेयर लगेगा तो कम अज कम वो ये तो नहीं कह सकते, एडमिनिस्ट्रेटर लगेगा जो, तो उसका ये होगा आवाम को, कराची के शहरियों को ये फायदा होगा कि कम अज कम वो एक्सक्यूजेस तो नहीं होंगे कि वो कहेगा जी मुझे फंड नहीं दिए जा रहे, मुझे इख्तियारात नहीं दिए जा रहे। तो मैं समझता हूँ कि खुशाइंद बात है। चलें, पीपल्स पार्टी का बंदा अगर कोई सियासी बंदा भी लगाते हैं तो अगर आइन के अंदर, कानून के अंदर प्रोविजन मौजूद है कि एडमिनिस्ट्रेटर सियासी लगाया जा सकता है, तो उसकी अगर इजाज़त है तो लगाना चाहिए। लेकिन ये है कि उसके बाद कोई एक्सक्यूजेस तो नहीं हो सकते ना। पीपल्स पार्टी की सूबे में हुकूमत है, पीपल्स पार्टी अगर KMC या उस एडमिनिस्ट्रेटर लगा के शहर की हालत बेहतर करना चाहती है तो उसके लिए बहुत बड़ा एक अच्छा फोरम है, उसके पास अपॉर्चुनिटी मौजूद है। तो अब मैं समझता हूँ कि ये तो एक अच्छी बात है कि 3 साल बाद अभी जो हुकूमत है, वैसे तो 13 साल उनको हो गए हैं, कि उनको ये एहसास हुआ है कि शहर की जो बदतर सूरत हाल है उस हवाले से हमें अपना एक बंदा लगाना चाहिए ताकि हम उसकी वक्त बड़ा कम है, क्योंकि बारिशें शुरू होने लगी हैं, फिर खुदा न खास्ता वो सैलाबी सूरत हाल कराची में ना हो, तो जो भी नहीं आएगा। अभी 2 और नाम कहे जा रहे हैं, मुर्तज़ा वहाब के अलावा 2 और नाम ज़ेरे गौर हैं। तो आपको लगता है कि इतने वक्त में कुछ काम हो सकेगा, या फिर वो ना हो जाए? आप कह रहे हैं कि अब कम अज़ कम ओनरशिप होगी, ब्लेम गेम नहीं हो सकती कि अपना पीपल्स पार्टी का अपना एडमिनिस्ट्रेटर है, उसको डायरेक्टली फंड्स दें, कोई ये नहीं कह सकते खा गया ये हो गया, लेकिन विफाक अब नहीं देगा फंड्स, वो कहेगा जी ये तो साहब कौन से दिए हैं, वफाक ने 1100 अरब की 1200 अरब की कहानियां सुन के हमारे किधर है, 12 रुपए नहीं दिए वहां पे किसी को। वो मेयर बता दें आपने को मेयर को दिए थे या किसी को भी नहीं दिए थे, ये फड्डा ही पड़ा रहा जनाब, फंड किधर जाने, उधर जाने, उधर जाने। तो इस तरह एग्जीक्यूशन किसी ना किसी एजेंसी को तो आपको देने पड़ेंगे ना। वफाक इस तरह अगर कहे कि जनाब मैं वहां पे पैसे अपने हाथ में रखूंगा, तो एग्जीक्यूशन एजेंसी तो अगर पीपल्स पार्टी ने कह दिया कि जिस तरह वो कह रहे हैं कि जी हमें तो यहाँ से टैक्स इकट्ठा किया जाता है, पैसे हमें लौटाए नहीं जाते, हमारे पास पैसे नहीं आते, और हम क्या करें, जो कर सकते हैं हम कर रहे हैं, सब आप आ जाएं जो भी आ जाएंगे जी, जितने पैसे हैं उसमें कराची अब बड़े प्रोजेक्ट तो आप पाक BWD के जरिए सड़कें वगैरह बड़ी बना सकते हैं, लेकिन छोटे मोटे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो तो आपको लोकल गवर्नमेंट के जरिए या आपको सूबाई गवर्नमेंट के जरिए करने पड़ते हैं ना, तो उनको फंड देने पड़ते हैं, प्रॉपर एक मैकेनिज्म। बाबर डोगर साहब, अब ये सीवरेज का मसला इंशाल्लाह नहीं होगा, इसी तरह सड़कें अब आपको बेहतर नजर आएंगी, क्योंकि अब पीपल्स पार्टी जो है वो डेवलपमेंट की तरफ जा रही है। इसके साथ कूड़ा करकट का मसला आता है, नालों की सफाई का मसला, बारिश होती है तो बुरा हाल हो जाता है। तो ये सारे मसाइल जो बेसिक जो चीज़ें होती हैं, सफाई, ये पानी का, सड़कों का, गली मोहल्ले के मसले, ये अब पीपल्स पार्टी ने ओनरशिप ले लिया आखिर कराची की। समझ साहब देखिए, एडमिनिस्ट्रेटर लगाना जो है वो प्रिंसिपल गवर्नमेंट का काम है। चीफ मिनिस्टर जो है उनको अख्तियार है कि वो किसी को भी एडमिनिस्ट्रेटर लगा सकते हैं। तो फिर पार्टी जो है उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वो अपना एक बंदा जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर लगाएंगे कराची का, अपनी पार्टी का कोई अच्छा वर्कर जो है उसको लगाएंगे, मुर्तज़ा वहाब का नाम लिया जा रहा है। और चैलेंजेस तो बेतहाशा हैं, लेकिन मेरा एक सवाल है कि कराची तो जब ठीक करना है तो करना है, वो इलाके जहाँ से ये जीत के आते हैं, लाड़काना, सखर, इंटीरियर से सारा, वहाँ पर कुत्ते दंदनाते फिर रहे हैं, गंदगी का बुरा हाल है, सड़कें टूटी हुई हैं। हाँ, ये है कि वो इलाके मीडिया का फोकस नहीं होते, उस वक्त होते हैं जब 5-6 बंदे कुत्ते के काटने से बेचारे मर जाते हैं, तो उस वक्त ये टारगेट आता है। जब बच्चे भूख से मरना शुरू हो जाते हैं उस वक्त टारगेट होता है। जब कोई गाड़ी उलट जाती है तब ये टारगेट होता है कि सड़कें टूटी हुई हैं, डेवलपमेंट है कोई नहीं है, हस्पतालों के बुरे हाल हैं, हस्पताल है तो मशीनरी नहीं है, मशीनरी है तो ख़राब पड़ी हुई है, उसको ठीक करने वाला नहीं है, अगर दोनों चीज़ें हैं तो डॉक्टर नहीं है, स्कूल वहाँ पर है कोई नहीं है। तो ये सारे हालात तो उन इलाकों के हैं जहाँ पे इन्होंने वापस जाकर वोट मांगने हैं, जहाँ से ये इलेक्ट होकर चीफ मिनिस्टर बने, जहाँ पर ये इलेक्ट होकर चीफ मिनिस्टर बने, इलेक्ट होकर वज़रा बने, इलेक्ट होकर मशीर बने।
कराची से तो नून लीग जो पीपल्स पार्टी है उसके कोई ज़्यादा सीटें पीटीआई जीती, उसके बाद एमक्यूएम जीती, शायद 2 सीटें पूरे 22 सीटों में से पीपल्स पार्टी के पास होंगी। ठीक है, लेकिन वोट बैंक तो है। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि वहां से पहला मेरा सवाल ये है कि वो इलाके जहाँ से ये जीत कर आते हैं, वोट लेके आते हैं, उनकी हालत इन्होंने कितनी को बदल दी कि ये कराची की हालत बदल देंगे। सुप्रीम कोर्ट दरमियान में आ गई, चीफ जस्टिस आ गए, उन्होंने पूरा जोर लगाया, सारे जो कराची है उस पर तजावजात की भरमार है। सरकारी ज़मीनों पे जो है वो बड़े बड़े जनाब वो मॉल बने हुए हैं और बड़े बड़े प्लाजे बने हुए हैं, सारी सरकारी ज़मीन पे कब्जे हुए हैं। आप नाउमीद ना बनाना, ये पुरानी बात हो गई सर, 13 साल गुजर गए, अब बेहतरी हो जाएगी। सड़कों पे जहाँ पे सड़क होनी चाहिए थी वहाँ पे प्लाजे बने हुए हैं। अभी पर्चे आउट होते हैं। अब देखें ना, कुछ मसाइल तो जल्दी नहीं खत्म हो सकते। की डायरेक्शंस पे ऑर्डर इम्प्लीमेंटेशन करने की बजाय ये उनका मजाक उड़ा रहे हैं, ये उसके सामने खड़े हुए हैं। तो आप इनसे ये एक्सपेक्ट करें कि कराची की हालत बदल देंगे, कराची की हालत बदल देंगे। मुझे नहीं लगता, मुझे तो लग रहा है कि कराची के जो थोड़े बहुत रिसोर्सेज हैं ये उस पर भी नजर रखकर बैठे हुए हैं। आखिर वोट चाहिए, ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो सकता कि पीपल्स पार्टी सोचे कि ठीक है कराची के साथ जो मर्जी होता रहे, हम इनकी से वोट ले लेते हैं, हमें कोई मसला नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? अब ठीक है, कुछ मसाइल ऐसे हैं जो साल से चलते आ रहे हैं, वो ठीक ही नहीं हो रहे, पर्चा हमेशा आउट हो जाता है, तालीमी निज़ाम ही नहीं बेहतर हो सका सिंध में, मजाक बना हुआ है। वो कहते हैं जी बोर्ड ही फेल हो गया, हर तरफ हेडलाइन थी कि जी पहले पर्चा आउट हुआ है, अगला पर्चा फिर आउट हो गया। तो वो मसाइल अपनी जगह हैं, लेकिन असद करल साहब, क्या आप भी इस तरह बाबर डोगर साहब जितने ही नाउमीद हैं कि जी एडमिनिस्ट्रेटर चेंज कर लें, कुछ भी कर लें, कोई हालात बेहतर नहीं हो सकते? जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का खुद मैंने देखा, उन्होंने कहा कि सबसे बेहतर कारकर्दगी सिंध में है, पर कैपिटल इनकम सिंध की बेहतर है, सेहत का लिहाज से आप देखिए सिंध आगे है, हर लिहाज से आपको सिंध आगे नजर आएगा। वैसे महंगाई के लिहाज से भी वैसे सिंध आगे चला गया था, वो कराची सबसे ज्यादा महंगा। मामला ये है उसामा साहब के 13 साल का ट्रैक रिकॉर्ड आपके पास मौजूद है। ये जो चीफ माजी में तो मैं फिर स्पीचलेस हो गया, मेरे पास कोई जवाब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कर चुकी है। जिस तरीके से वहाँ पे कोई सड़क आप देख लें, कराची आप जाते हैं, आप बिल्कुल देखें, आपको सड़क आपको कोई आइडियल नजर आ, मेन शाहराहें बहुत बेहतर है, मेन शाहराहें चांद एक दो, उसके अलावा आप कराची के अंदर चले जाएं, वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम की कोई चीज ही नहीं है। वो बसें मेरा ख्याल 1960 मॉडल की वहाँ पे चल रही हैं, और जो वहाँ पे बुरा हाल है, कोई वहाँ पे जो नालों की जो सूरत हाल है, अभी जो ही बारिशें आएंगी, मानसून का सीजन शुरू होगा, तो जनाब नाले जो हैं वो सारा पानी आबादियों में आ जाएगा, खंभों में करंट आ जाएगा, और लोग कोई बिजली को लाग के मरेंगे, और सारा जो आधा कराची डुबा होता है 6-6 दिन, 8-8 दिन, महीना मेरा एक सवाल है कि अभी कराची में जाहिर बात सिंध गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है नहीं है, तो वो भी सारा इनके पास, अभी कराची इन्हीं के पास है। कराची कहाँ पर है? केडीएन के पास, एमडीएन के पास, कमिश्नर इनका, उसके बाद डिप्टी कमिश्नर इनके, फंड्स नहीं, फंड्स उनको दे दें, उनसे भी लगवा लें। 13 साल से इनकी गवर्नमेंट है, 5 साल भी पार्टी की अपने आपके जो फेक अकाउंट्स हैं उसमें जाने के लिए तो सैकड़ों अरब आ जाते हैं। आपके अपने ओमनी ग्रुप को सब्सिडी देने के लिए तो फंड आ जाते हैं। सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने रिकॉर्ड रेवेन्यू इकट्ठा किया, वैसे ये भी खबर है, और इसका ओनरशिप लेती है पीपल्स पार्टी कि हमने रिकॉर्ड रेवेन्यू इकट्ठा किया। तो अब रिकॉर्ड रेवेन्यू इकट्ठा हुआ है तो अल्लाह करेगा लगे। रिकॉर्ड रेवेन्यू अगर इकट्ठा हुआ है तो उसका फिर नजर भी तो कहीं आना चाहिए ना, इसका मतलब वो कहाँ पे चला गया? जो रिकॉर्ड रेवेन्यू इकट्ठा हुआ है उससे तो चमका अब लगेगा कराची होना चाहिए। सिंध जो है वहाँ पे तामीर व तरक्की जो है उसकी इशारा पे गामजन होना चाहिए। ये जो मुतबादिल कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि जो आप बता रहे हैं ना कि फिर सैलाब की अल्लाह ना करे सूरत हाल हो, मगर अगर कुछ इंतजाम नहीं किया जाएगा तो फिर तो ये होगा। तो लोगों को जो नालों पर जिन्होंने तजावुज़ात कायम कर लिए हैं, गरीब लोग हैं, उनको पहले मुतबादिल देंगे। हम घर छीनते नहीं हैं, घर देते हैं, तो अब मुतबादिल दिया जाएगा और उसके बाद उनको हटाया जाएगा, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये एक मसला है। तो देखिए ये भी एडमिनिस्ट्रेटर नया आएगा तो वो ज्यादा बेहतर पहले दिन से ये जो सारी तजावुज़ात कराई हैं, ये किसने कराई हैं? ये पीपल्स पार्टी के दौर में हुई या एमक्यूएम के दौर में हुई हैं? ये उनके जाले हैं, उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं के कारिंदे हैं, और उनकी मिली भगत से सारी चीजें हुई हैं। अब उनको तकलीफ ये है, देखिए ये तो कोई तरीकाकार नहीं कि आप जो अगर गलत बंदा काम करता है, ये वोट बैंक के लिए आप ये कहें कि जनाब इसने गलत कर लिया है तो ये नाराज हो जाएंगे, कहीं हमें वोट बैंक जो हमारा कम ना हो जाए। यही वजह ना सुप्रीम कोर्ट का, चूंकि वोट बैंक नहीं है, वरना तो इतना जो बोल्ड स्टेप है कोई भी नहीं हुकूमत ले सकती। ये जो सियासी मसलतों का शिकार होते हैं, अब सर्कुलर रेलवे जो है वहाँ पे पीटीआई हुकूमत छोड़ के
पीटीआई भी वहाँ पे वफाकी हुकूमत भी चली गई थी कि जनाब ये तो मुश्किल ही है। तो ये मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट के इस इकदाम को अप्रिशिएट करना चाहिए, वरना नालों से तजावजात कभी भी खत्म हो सकती थी। छोटी कोर्ट से आपको पता है ये लोग स्टे लेके आ जाते थे, हाई कोर्ट में चले जाते थे, तमाम स्टे पहले तो कालदम उन्होंने किए सुप्रीम कोर्ट ने, ये सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती थी, वरना तो इनके पास एक्सक्यूजेस थे, साथ महकमे मिले होते हैं, वो स्टे करा देते हैं जाके अदालत में देखा एक दौर में कुछ अर्सा पहले बिल बोर्ड्स का जंगल आप कह सकते थे कराची को, उफ हर जगह आपको पता है अरबों रुपए के रास्ता नहीं था, पैदल चलने के लिए भी वहां भी आपको बोर्ड नजर आते थे, आपकी जेबों में जा रहे थे। एक एक बिल बोर्ड जो है उसके ऊपर करोड़ों रुपए महीने का आपको पता मिलता है, एक एक जो बड़ा बिल बोर्ड है करोड़ों रुपए महीने के मिलते हैं। समझ नहीं आती कहाँ जाता था, तो समझ आप इनकी जेबों में जाता था। और उसके लिए शादी हॉल्स अब गिराए गए, कितने हादसात होते थे, शादी हॉल्स बने हुए हैं, पता नहीं किन किन जगहों पर शादी हॉल बने हुए हैं, क्या क्या हुआ है। तो ये सुप्रीम कोर्ट को यकीनन ये क्रेडिट चाहता है। अच्छा बाबर डोगर साहब, इसमें तो एक गवर्नमेंट को बड़ा खुश होना चाहिए कि आप का काम आसान कर रही है, जो एग्जीक्यूटिव का काम है, आपका काम है गवर्नेंस बेहतर बनाना, अदालत आपको पुश कर रही है कि ये करें। शादी हॉल्स इस तरह से बने हुए थे, बुरा हाल था, ट्रैफिक जाम उसकी वजह से कई होते थे, बिल बोर्ड से लोग जाम बहक हो जाते थे, हर साल ये होता था। सुप्रीम कोर्ट तो सपोर्ट कर रही है मास्टर प्लान की इम्प्लीमेंटेशन के लिए, तजावजात के खात्मे के लिए, जो नजायज जहां से मर्जी दरख्त काट दो कोई पूछने वाला नहीं था, बड़ा बुरा हाल। यहाँ पे आपने पैसे पकड़े हों और पैसे पकड़ पकड़ के लोगों को ये सारे इंसेंटिव दिए हों, ठीक है सर, ब्रेक है, इसको सपोर्ट करते उम्मीद करते हैं चले नए एडमिनिस्ट्रेटर आएंगे, कुछ बेहतरी कराची के लोगों के लिए नजर आए। ब्रेक लेनी है जी, ब्रेक के बाद बात करेंगे शहीद आज़ादी मुज़फ़्फ़र वानी की। अब पता चला। अब पता चला। शहीद आज़ादी बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी 8 जुलाई 2016 को भारत ने, भारतीय फ़ौजी ने शहीद कर दिया और इनके जाने के बाद ये शमा, आज़ादी की शमा ये जलती रही। रोज़ाना की बुनियाद पर आप देखते हैं कि नौजवानों को शहीद किया जाता है भारत की जानिब से। उसके बाद से फ़ौज और ज़्यादा तैनात कर दी गई और भारत ने सोचा कि जी इनसे जो आइनी तौर पर भारत में एक ढोंग रचाया गया था, कुछ खुद मुख्तारी दी गई थी मकबूजा कश्मीर में, तो वो भी उसके बाद वापस लेनी पड़ी और सोचा कि अब ये मामला रुक जाएगा, ये आज़ादी की जद्दोजहद को हम दबा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और हद तो ये है कि इतने साल गुजरने के बाद भी कर्फ्यू लगाना पड़ता है भारत को 8 जुलाई के दिन। असद खरल साहब, ये एक नौजवानों में जो आज़ादी का जज्बा है, भारत ने तमाम हथकंडे अपना लिए और दुनिया में हम देखें तो कोई भी आप लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें, वहशत है, दरिंदगी है, कि जिनको शहीद किया जाता है, नौजवान बच्चे हैं, उनको शहीद किया जाता है तो उनकी मैयत भी नहीं हवाले की जाती, ये भी नहीं बताया जाता कि उनकी तदफीन कहाँ की गई या किस तरह की गई, कुछ तदफीन की भी गई या नहीं की गई, उनके जिस्मों की बेरुमती यानी आप देते भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने देखा कि वो उसके बाद जिस तरह से लोगों में और जज्बा उभरता है एक शहादत के बाद, तो इन्होंने अब नए से नए दरिंदगी के अंदाज अपनाए हैं, पैलेट गन्स का इस्तेमाल, बच्चों को शहीद कर दो। हत्ता कि इनके भाई बुरहान वानी शहीद के भाई इनसे एक दफ़ा मिलने जा रहे थे दोस्तों के हमरा, उस भाई को सिर्फ पकड़ के उन्होंने शहीद कर दिया कि अच्छा ये उधर जा रहा था, ये उसका भाई है, तो उनका घर तबाह कर दिया जाता है, कोई नस्ल नहीं उनकी छोड़ी जाती कि जी इस घर में एक शहीद है, अब इन पर नज़र रखो, कोई भी है उसको कहीं इधर उधर जाए उसको मार दो। लेकिन ये जज्बा ख़त्म नहीं हो रहा। देखिए उसामा साहब, जज्बा ख़त्म नहीं हो रहा, बल्कि बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी की जो शहादत है ना, उसमें तहरीक जो आज़ादी है कश्मीर की, उसके अंदर नई एक रूह झांकी है और उसकी वजह से आप देखें कि एक वो बंदा जो है, उसकी एक तहरीक जो है, उसने जो लीड किया उस तहरीक को 15 साल की उम्र के अंदर और 22 साल की उम्र में उसको शहीद कर दिया गया, पहले उसके भाई को शहीद किया गया और उसने यानी एक आवाज़ बन गया। देखिए इतना खौफ और उसकी अब भी दहशत है, यानी खौफ उससे है कि उनकी 5वीं अब बरसी है, तो कर्फ्यू नाफिज करना पड़ा। और आप देखें कि 8 लाख जो भारतीय फौजी हैं ये कई सालों से अब मकबूजा वादी पे काबिज हैं और उस एक नहते जो नौजवान है उसने तहरीक आज़ादी के अंदर एक रूह फौंकी और उसकी एक शहादत जो है, उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर ये जो तहरीक उठ के सामने आई। जो आप बात करते हैं कि दुनिया में मेरा ख्याल है कोई ऐसा खिता नहीं होगा कि जिसमें सबसे ज़्यादा आबादी जो है उसकी शहादतें हुई हों, सबसे ज़्यादा असमत दरी हुई हो, सबसे ज़्यादा फेक इनकाउंटर्स हुए हों,
तशद्दुद हुआ हो, बर्बरियत हुई हो, लोगों को गायब किया गया, बुज़ुर्गों के ऊपर सबसे ज़्यादा अगर उनको गायब किया गया या उनको मारा गया है, ख़वातीन को, बच्चों को, नहते लोगों के ऊपर, जिस तरह अब देखें ना 80 लाख या 1 करोड़ की आबादी है, 8 लाख से ज्यादा भारतीय फौज जो है उसके ऊपर दुनिया का सबसे ज्यादा मिलिटराइज्ड तो जोन मेरा है। ख्याल फिर जिस तरह इंसानी पर हकूक एक की फौजी। बदतरीन वायलेशन हुई है, डॉक्टर जो ऑपरेशन करते थे पैलेट गन के जरिए, जिस तरह उनकी जो आंखें ज़ाया की गई, फिर नस्ल कशी जिस तरह मुसलमानों की वहाँ पे की दानिस्ता की जा रही है ताकि आबादी कम की जा सके और वहाँ पे हिंदुओं को बसाया जा सके, और ये सारी जो चीज़ें हैं ये प्री प्लान्ड है। और पूरी दुनिया की इंसानी हकूक की जो तंजीमें हैं, जो ऑब्जर्वर हैं, वो सब जो है खामोश तमाशाई बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ मुसलमान है, कलमा गो है। अगर क्रिश्चियन होते, कोई और मजहब के लोग होते तो फिर आप देखना कि इतनी बर्बरियत या जो ये दीवानियत है कभी भी नहीं होती। बहुत से पैमाने हो सकते हैं कि कामयाबी या नाकामी के चीज़ों को परखने के, लेकिन अगर एक लिहाज से देखा जाए 8 लाख फौज का होना, बुरहान वानी की शहादत पर मैंने खुद पढ़ा था कि उनके अपने जो एक्सपर्ट्स, डिफेंस एक्सपर्ट या हमारा जो पुलिस में लोग थे, उनके ऑफिसर या फौज के, वो कह रहे थे जी इस एक को हमने शहीद किया है, अब 100 और बुरहान वानी पैदा होंगे। ये उनकी स्टेटमेंट्स थी और खौफजदा हो गए थे कि ये हमने एक ऐसे नौजवान को, ऐसे बच्चे को शहीद कर दिया है कि इससे ये जज्बा और ज़्यादा बढ़ना है। तो ये उसको रोक ना सकना, 8 लाख फौजी होना, उनको असलहा, और आए दिन हम सुनते हैं कि कोई हफ्ता ऐसा नहीं गुजरता कि मकबूजा कश्मीर में कोई फौजी है जो खुदकुशी नहीं कर लेता या अपने किसी साथी को मार नहीं देता। अब तक वो कोई ना कोई प्रोपेगेंडा सामने आ जाता है कि जी आज जनाब ड्रोन आ गए थे, ये हो गया था, वो हो गया था। और अभी जो ढोंग रचाया गया कि जनाब सारों को बुला लिया है, जो माजी में हुकूमत में रहे, बीजेपी के साथ रहे, उनको भी बुलाया। उनकी क्या हैसियत थी, उनके साथ तस्वीर, एक फोटोशॉप भी हो गई और उसको दिखाना था कि जी देखें हम तो बातचीत कर रहे हैं, मुझे नहीं दिखाना था। लेकिन अब वो लोग भी जो माजी में बीजेपी के साथ थे और कहते थे पॉलिटिकल प्रोसेस, उनको भी ये नहीं मना सके। तो ये इन शहीदों के खून की वजह से है कि रोक ना पाना। क्या ये नाकामी नहीं है कि आप इस सब कुछ करने के बावजूद, मीडिया आपके हाथ में, हर चीज़, कोई दुनिया से बोल भी नहीं रहा, कोई उनकी मदद को नहीं आ रहा, लेकिन उनका जज्बा नहीं ठंडा पड़ रहा, कोई पीछे नहीं वो लोग हट रहे। उसामा साहब, बुरहान वानी शहीद ने, उन्होंने जो सोशल मीडिया के ज़रिए से आज़ादी कश्मीर की जो जिद्दोजहद है उसको जिस तरह से तेज़ किया, वो नौजवानों के हीरो बन गए। नौजवान जो थे वो उनको अपना आइडियल मानते हैं कि वो जिस तरह से उन्होंने शहादत दी, जिस तरह से उन्होंने आज़ादी की जिद्दोजहद को तेज़ किया, वो कश्मीर के नौजवानों के लीडर हैं, उनके आइडियल हैं। हर नौजवान जो है वो बुरहान वानी बनना चाहता है, बल्कि बुरहान वानी है वो कश्मीर जहाँ पर इंडिया का ये ख्याल था कि 8 लाख फौज के ज़रिए से उन्होंने कश्मीरियों पर काबू पा लिया है। बुरहान वानी ने ये साबित किया कि नहीं, कश्मीरी ना फौजियों से डरते हैं ना गोलियों से डरते हैं। जब तक उनको आज़ादी नहीं मिलेगी वो सुकून से नहीं बैठेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। तो उन्होंने तो कश्मीरी नौजवानों के लहू को गरमा दिया, उनके लिए वो एक मशले राह बन गए। आज हर कश्मीरी नौजवान जो है वो बुरहान वानी बनना चाहता है, इससे बड़ी चीज़ क्या है। लेकिन उसामा साहब, दूसरी तरफ पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो ये क्लेम करती है कि वो कश्मीर के साथ खड़ी हुई है, कश्मीरियों के साथ खड़ी हुई है। जब तक इंडिया 370 का स्टेप वापस देगा कश्मीर के हवाले से, इंडिया के साथ कोई बात नहीं हो सकती, ट्रेड नहीं हो सकती। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, मेरा आज दिल खून के आंसू रो रहा है कि आज बुरहान वानी की शहादत का दिन है। होना तो ये चाहिए था कि वजारत ख़ारजा को कोई प्रेस नोट जारी करना चाहिए था, कोई कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती करना चाहिए था कि पाकिस्तान कश्मीरी नौजवानों के साथ खड़ा हुआ है। आज हमारी वजारत ख़ारजा ने वहाँ पर एक म्यूज़िकल नाइट रखी हुई है, वहाँ पर आज गाने गाए जाएंगे, वहाँ पर आज डांस किए जाएंगे। मुझे एक बात बताएं, ये किस लिए, क्यों ये म्यूजिकल नाइट रखी है? क्या आज का दिन ही मिला था ये म्यूजिकल नाइट रखने के लिए? एक तरफ कश्मीर में इलेक्शन चल रहे हैं, एक तरफ गवर्नमेंट कश्मीर के हवाले से बुलंदो बांग दावे कर रही है, दूसरी तरफ एक तरफ शाह महमूद कुरैशी सारी दुनिया को इंटरव्यू देते फिर रहे हैं कि कश्मीर के हवाले से गवर्नमेंट जो है वो एक स्टेप भी पीछे नहीं हटेगी। दूसरी तरफ आज एक बड़ा दिन था, कश्मीरी पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, कश्मीर की यूथ पाकिस्तान की तरफ देख रही है, और हम क्या मैसेज दे रहे हैं कि आज हम वहाँ पे म्यूज़िकल शो रख कर बैठे हुए हैं, आज वहाँ पर गाना बजाना होगा।
आज तो ये होना चाहिए था, यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, वजारत खारजा जो है वो कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती करती, वो कहती कि पाकिस्तान कश्मीरी यूथ के साथ खड़ा हुआ है, पाकिस्तान की हमदर्दियाँ पाकिस्तान के 22 करोड़ लोग और पाकिस्तान की यूथ जो है वो बुरहान वानी के फॉलोअर्स के साथ खड़ी हुई है। बुरहान वानी पाकिस्तान का भी हीरो है, हमारा भी हीरो है। सही बात। मुझे बड़ा दुख हुआ, प्राइम मिनिस्टर को इसका नोटिस लेना चाहिए, शाह महमूद कुरैशी को इसका नोटिस लेना चाहिए कि भाई ये किस चीज़ में के लिए म्यूजिकल नाइट रखी गई है। क्या इनको नहीं पता था कि आज कौन सा दिन है? 8 जुलाई है, आज के दिन बुरहान वानी शहीद हुआ था। आज के दिन सारा जो कश्मीरी हैं वो उसके साथ इजहार यकजहती मनाते हैं और पाकिस्तान का सारा मीडिया जो इजहार यकजहती मना रहा है और हमारी वज़ारत ख़ारजा जो है वो हम भी और असद करल साहब में हम दोनों जो हैं इस चीज़ को सेकंड करते हैं कि इस पर शदीद नोटिस लेना चाहिए और आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। ये दिन था, इस पर तो भरपूर आवाज़ पाकिस्तान की तरफ से जानी चाहिए थी। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।